बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, आज आज़ाद कश्मीर में एक दफ़ा फिर इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए सब अपने दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुज़फ़्फ़राबाद का, क्योंकि ये पूरा डिवीज़न है और वहाँ पे लोगों ने हड़ताल की हुई है। लोग धरने देकर बैठे हुए हैं, ख़वातीन, बच्चे, सब लोग सड़कों पे हैं, बुज़ुर्ग सड़कों पे हैं। और रावला कोट की तरह वहाँ पे भी लोगों ने बड़े पैमाने पर बाहर निकल कर एहतजाज किया है। लोग शौकत नवाज़ मीर की आज़ादी के मुतालबात कर रहे हैं, जबकि जो उनके मुतालबात हैं उनके हक़ में मुजाहरे कर रहे हैं। वहाँ गोली चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगातार 2 दिन तक, और गोली और शेलिंग के नतीजे में कुछ लोग शहीद हुए हैं। अनकन्फर्म्ड इतलात हैं, अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई, लेकिन फिर भी जो इतलात हैं उनमें जो पहली इतला आई थी उसमें 8 लोग शहीद हो गए थे मज़ीद, जबकि जो ज़ख्मी हुए उनकी तादाद दर्जनों है। यानी 40 से ज़ायद लोग बताए जा रहे थे कि जो ज़ख्मी हो गए थे। अब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो कुल मिलाकर ये बताते हैं कि उनके 100 के करीब लोग शहीद कर दिए गए गुज़िश्ता 2 महीनों में, और इसके अलावा उनके ऊपर जो है वो टॉर्चर अलग से किया गया, उनके इलाज पे पाबंदी लगाई गई, उनकी खुराक को बंद किया गया, उनकी अद्वियात को बंद किया गया, अस्पतालों पे कंट्रोल हासिल कर लिया गया, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं वो पुरअमन तरीके से एहतजाज करके मनवाना चाह रहे थे, उनके मुतालबात भी तस्लीम नहीं किए गए। तो अब आज आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन है, सारे अपने अपने वादे कर रहे हैं, लेकिन पुरअमन इलेक्शन कैसे करवाया जाएगा, ये निज़ाम वोटर्स को कहाँ से लेकर आएगा, जो वोटर्स आकर वोट डालेंगे। क्योंकि वोट तो देखिए लोगों ने डालने हैं, वोट तो कोई हवा से तो आके डलेंगे नहीं, कोई जन्नात तो वोट डाल नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि वो जन्नात से फार्म 47 जारी करवा देते हैं और जाली फार्म 47 के ऊपर अपने उम्मीदवार को जितवा देते हैं, लेकिन जो रियल वोट हैं या वोटर्स हैं, उनकी कतारें हैं, लोगों का जो जोशो खरोश है, वो कैसे बताएंगे। मुजफ्फराबाद में मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया की रिपोर्टिंग शायद मीरपुर डिवीज़न से ज़्यादा बेहतर होगी। हालात काफ़ी पतले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। बिलावल ने बहुत सारे झूठे वादे किए और अभी एक नया लोगों को ट्रक की बत्ती है। पिछले जो इलेक्शन का मरहला था उसमें पीपल्स पार्टी को बदतरीन शिकस्त हुई है, लेकिन इलेक्शन से बिल्कुल पहले बिलावल ने कुछ लोगों को आसरे दिए थे, कुछ झूठे वादे दावे किए थे। अब दोबारा से उन्हीं वादों और दावों को दोहराया कि कश्मीर के अवाम की मुश्किलात फौरी ख़त्म होनी चाहिए, इंटरनेट और बैंकिंग बहाल होनी चाहिए। ये काम तो उसकी हुकूमत है, बिलावल की करता क्यों नहीं है। खाना और अद्वियात और ज़रूरी सामान उन तक पहुंचना चाहिए तो बिलावल की गवर्नमेंट है, बिलावल ये क्यों नहीं करता। तालीम, कारोबार, रोज़गार दोबारा मामूल पर आना चाहिए तो बिलावल क्यों नहीं करता। क्यों बिलावल ने वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाया हुआ है। क्यों बिलावल ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार दिलवाया। क्यों बिलावल ने और उसकी जमात ने जो है इनके रहनुमाओं के सरों के ऊपर इनाम रख दिया। क्यों बिलावल और उसकी जमात ने जो है वो इतना घिनौना ऑपरेशन भी किया, और ये सारी ये हरकतें तो इनकी अपनी हुकूमत कर रही है और वफाकी हुकूमत इनका साथ दे रही है। आज़ाद कश्मीर असम्बली सच और मफामत के कमीशन के क़याम के हवाले से करारदाद मंजूर कर चुकी है। तो ये बिलावल ने कहा जी हम मफामत करना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, हम कमीशन बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लाशें भी गिराते चले जा रहे हैं। अब उसने कहा जी कि एहतजाज और कार्रवाई का सिलसिला फ़ौरन मुअत्तल हो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन से कुछ भी नहीं छुपाया जाएगा, हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ मिलेगा और यही कश्मीर में अमन का रास्ता है। अगर आप सब इत्तफाक करते हैं 2 अगस्त को, यानी आज के दिन में तीर पर मोहर लगाएं, ये बिलावल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। यानी सिर्फ वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इसे, तो वोट के लिए बिलावल का ये स्टेटमेंट है जो मैंने आपके सामने रख दिया। डीजी आईएसपीआर ने कश्मीर के बारे में जो बातें की थी, अब कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से उसके ऊपर जवाब आ रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी ने कुछ चीज़ों पे जवाब दिया। एक तो उन्होंने कहा जी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का जो डीजी आईएसपीआर ने हवाला दिया, हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उसे खुशाइन करार देते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही जम्मू कश्मीर का मसला पूरा हल किया जाए। यानी आज़ाद और जम्मू कश्मीर जो सारा का सारा एरिया है जो इंडिया के पास है या पाकिस्तान के पास है, इस सारे का मसला हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के ज़रिए से किया जाए। लेकिन वो कहते हैं साथ ही पाकिस्तान का हिस्सा जब इन्होंने कश्मीर को करार दिया डीजी आईएसपीआर ने, तो ये फैक्चुअली गलत है, इसलिए कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये एक अलग और मुतनाज़ खित्ता है और एक अलग रियासत है, जिसके शहरियों ने यह फैसला करना है कि उन्होंने इंडिया के साथ जाना है, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है, या उन्होंने अपना एक आज़ाद मुल्क रखना है। तो एक्चुअली तो वो ये सिचुएशन है। वो कहते हैं जी आप इसको गड़बड़ ना करें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो 5 अगस्त 2019 को भारत ने बदतरीन हालात पैदा किए थे मकबूजा कश्मीर में, गुज़िश्ता 2 माह से आज़ाद कश्मीर में जो हालात पैदा किए गए
وہ بھارت کے پیدا کردہ حالات سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کہ لاڈلا بچہ ہے آزاد کشمیر، انہوں نے کہا جی آزاد کشمیر ایک الگ ریاست ہے، ہمارا کوئی باپ نہیں ہے، تو ہم کسی کے لاڈلے بچے نہیں ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام طے کریں گے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے یا نہیں۔ اگر وہ یہ الحاق کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بڑی خوشی ہوگی، ہم عوام کی خوشی میں خوش رہیں گے۔ پھر ناظرین کسی کو اس کے اوپر بات بھی نہیں کرنے دیتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں انہوں نے اپنی پریس بریفنگ تو دے دی، لیکن پاکستان کے میڈیا کو باؤنڈ بھی کر دیا جاتا ہے، میڈیا بیچارہ بات ہی نہیں کر سکتا۔ اب طلعت حسین جزا صحافی ہے، یہ ہمیشہ سے جرنیلوں کے بڑا قریب رہا اسٹیبلشمنٹ کے، یہ پرویز مشرف کے دور میں بھی بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ رہا، اور ہر دور میں یہ جرنیلوں کے یا اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بک کے اندر رہا طلعت حسین۔ جب بھی زیادہ تعلقات جو طلعت حسین نے بنائے اپنی لائف میں وہ جرنیلوں کے ساتھ بنائے، اور پھر جرنیلوں کی فیورٹ جماعت پی ایم ایل این کے ساتھ بھی طلعت حسین نے اچھے تعلقات بنائے۔ عمران خان کا یہ ہمیشہ سے بغض میں مبتلا رہا اور ہمیشہ سے عمران خان کا دشمن رہا، تو ہمیشہ جب بھی ایسا لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کی لڑائی ہوتی ہے تو طلعت حسین کے لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو جاتی تھی، اور وہ کوشش کرتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں صلح ہو جائے۔ تو طلعت حسین کے جو الفاظ ہیں جو اس نے پروگرام کیا، میں حیران ہو گیا تھا کہ وہ گن کر بتا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں 20,500 الفاظ کہہ رہا تھا کہ استعمال کیے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اب اصل مدعے پہ بات نہیں کرتے، صحافی بات کر ہی نہیں سکتے، ڈر لگتا ہے بولتے ہوئے، صاحب بہادر ناراض ہو جاتے ہیں اور گھر سے اٹھا لیتے ہیں، ٹارچر بھی کرتے ہیں، فیملی کو بھی نقصان ہوتا ہے، کاروبار بند کر دیتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی اور کوئی کام نہیں کر سکتا، چاہے آپ کے گھر میں کوئی بہت اچھا کھلاڑی بھی ہو وہ بھی نہیں کھیل سکے گا، چاہے وہ کسی بھی میدان کا ہو، تو یہ تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو جب آپ کا بہت بڑا صحافتی نام ہو اور آپ کی اوقات یہ رہ جائے کہ اب آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الفاظ گنیں گے کہ جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم نے کہہ دیا، وہ ہمیں بتائے گی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پوری پریس بریفنگ ہے اس میں ٹوٹل کتنے الفاظ استعمال ہوئے، تو جناب پتہ چلا 20,500 سے زائد، لگ بھگ 21,000 کے قریب الفاظ استعمال ہوئے، اتنے گھنٹے اتنے منٹ تک یہ پریس کانفرنس چلتی رہی، اس میں 18 کے قریب ٹاپکس جو ہیں وہ چھوٹے اور بڑے وہ ڈسکس ہوئے، لیکن جو ڈسکس ہوا اس کے کانٹینٹ پہ جو سخت سوالات ہیں وہ سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یعنی ٹائم ضائع کرنا ہے اپنا آن ایئر کا، تو وہ ان چیزوں میں کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے گھاگ لوگ ہیں، استاد لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ٹائم کیسے ضائع کرنا ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑ کے سروائیو بھی نہیں کر سکتے۔ ہر دور میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت بھی رہے ہیں، ان کی گڈ بکس میں بھی رہے ہیں، اور اپنے آپ کو صحافی ثابت کرنے میں بھی کامیاب ہوتے رہے ہیں۔